ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। आपका स्वागत है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे। लेट्स क्रैक गेट एंड यस। ओके, वेलकम 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 ऑल ऑफ यू, वेलकम एंड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से जुड़िए फास्ट एंड प्लीज़ कैलकुलेटर लेके बैठें, कैलकुलेटर कॉपी एंड पेन लेके थोड़ा सा के साथ में नोट्स एंड कैलकुलेशन भी करते रहें। क्लियर, थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ। ओके चलिए अगेन वेलकम एंड आफ्टरनून, वेलकम वेलकम। क्लियर, आज से जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि ये अपना जो है वो 60 डेज़ का कोर्स है इन थर्मल एंड फ्लूइड के जो सब्जेक्ट हैं एंड दो डिफरेंट एग्जामिनेशन आईपेट एंड एनएलसी। क्लियर, उनके रिगार्डिंग हम लोग ये सीरीज़ जो है वो कंडक्ट हो रही है। तो अगर आपका कोई दोस्त है मैकेनिकल में जो अभी नहीं जानता है, तो उसको भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि जैसे हम लोगों ने पहला सब्जेक्ट जो है वो सेफली बिल्कुल बाइंड अप कर लिया है। अभी सेकंड सब्जेक्ट आपका चल रहा है जिसमें आज फोर्थ लेक्चर है बेसिक थर्मोडायनामिक्स। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जैसे इंक्वायरी था कि सर थर्मोडायनामिक्स जो है वो मैक्सिमम लेवल तक आप डिस्कस कर दो। तो मैं थर्मोडायनामिक्स जो है, क्योंकि आपका बेस है मैकेनिकल का जैसे ये, तो मैक्सिमम लेवल तक जितना हो सकता है इंटरव्यू एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं थ्रू आउट द ईयर। क्लियर, जितने एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम में कवर अप कर दे रहा हूँ, आईएएस गेट एंड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। क्लियर, सारे एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू एंड सब्जेक्ट की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ से काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए ये। तो थोड़ा सा कंटिन्यू रहें, रेगुलर रहें और सिंसियरिटी मैक्सिमम थोड़ा सा दिखाते रहें। एंड प्लीज़ दोस्त, कुछ लोग लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए। एज अ एजुकेटर या टीचर ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज का सेशन जल्दी से। जैसे ये आपका मैकेनिकल में सेशन चल रहा है, वैसे ही दो डिफरेंट ब्रांच, एक आपका सिविल और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें भी आपका जो है ये सेशन जो है 60 डेज़ का आईपैड एंड एनएलसी के रिगार्डिंग जो है वो रन हो रहा है। तो अगर आपका कोई दोस्त है जो सिविल में है या इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो उसको भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर आके सेशन को कंटिन्यू कर सकता है। क्लियर, चलिए। तो ये 2 मंथ का जो है वो लॉन्ग शेड्यूल है जो हम लोग फॉलो करेंगे, और ये ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि कौन से सब्जेक्ट पे कितना हम लोग टाइम देने वाले हैं। तो जैसे अभी अपना पहला सब्जेक्ट जो है वो बेसिक थर्मोडायनामिक्स, ये आपका जो है वो कवर अप हो गया है। 1 सेकेंड। तो जैसे ये आपका जो है पहला सब्जेक्ट जो है बेसिक थर्मोडायनामिक्स, ये आपका हो गया है। और अभी हम लोग जो है क्लियर, तो ये आपका सब्जेक्ट पूरा हो चुका है बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स। एंड सेकंड सब्जेक्ट जो है ये आपका बेसिक थर्मोडायनामिक्स अभी चल रहा है, जिसका आज जो है वो फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो पुराने लेक्चर तीनों नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन तीनों लेक्चर को आप देख लीजिए, क्योंकि वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में डेवलप करेंगे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। एंड आज का जो अपना टॉपिक है, जैसे आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर, तो आज जो है 2-3 पॉइंट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक आपका टेम्परेचर का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है, जीरोथ लॉ हमारा क्या होता है, क्लियर, एंड देन जो डिफरेंट डिफरेंट लॉज होते हैं हमारे थर्मोडायनामिक्स के, वो हमारे क्या बताते हैं। एंड देन फिर उसके बाद जो है वो वर्क जो होता है, वर्क, क्लियर, वर्क एनर्जी एंड हीट, उसको अपने को स्टार्ट करना है, तो वो थोड़ा सा अपने को आज समझना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर सेशन। एंड हियर इज़ माय ब्रीफ एंड इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग माय टीचिंग करियर एज वेल एज माय क्वालिफिकेशन। दोस्त, आई एम अमित मौर्य एंड आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 7 ईयर। पिछले 7 साल से मैं कंटिन्यूसली गीट एंड एससी में क्लासेस लेता हूँ इंडिया के हर एक शहर एंड हर एक टॉप इंस्टीट्यूट में, जैसे मैंने पढ़ाया है। क्लियर, एंड थर्मल की सब्जेक्ट जैसे मैं मैक्सिमम लेता हूँ जो 6 to 7 सब्जेक्ट होते हैं। आईएएस के जो कंप्लीट टेक्निकल पेपर 1 के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वही कंप्लीट डिस्कस करते हैं अप टू ईएससी लेवल। एंड आई हैव कंप्लीटेड माय मास्टर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। क्लियर, मैंने अपना मास्टर्स आईआईटी बॉम्बे से कंप्लीट किया इन थर्मल एंड फ्लूइड, वहाँ की जो कोर ब्रांच है, विद 9.2 CGPI आउट द स्केल ऑफ 10, एंड क्वालिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिश वर टॉप लेवल रिसर्च पेपर। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो था या प्रोजेक्ट जो मेरा था वो CFD यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स से था, CFD से। एंड अन अकेडमी पे कैसे फॉलो करना है वो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। क्लियर,
तो जैसे अब नोटिफिकेशन आपको आना स्टार्ट हो जाएगा तो कोई लाइव क्लास आपकी मिस नहीं होगी। देखो ये एक टॉपिक, एक रिसर्च पेपर है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे सर आपका रिसर्च का टॉपिक क्या था। क्लियर, आपका रिसर्च का टॉपिक क्या था या कहाँ पर मुझे मिलेगा, कैसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ अगर आपका पेपर देखना हो तो मेरा जो टॉपिक था दोस्त वो ड्रॉपलेट कंबसन स्टडीज़ ऑफ नाइट्रोमीथेन एंड इट्स अ ब्लेंडेड अ मिक्सचर था। ये आपको एक्सपेरिमेंटल थर्मल एंड फ्लूइड साइंसेस में मिल जाएगा, एक्सपेरिमेंटल एंड थर्मल फ्लूइड साइंसेस में। और ये जो है वो टॉप पब्लिकेशन है जिसमें पेपर ये पब्लिश है। क्लियर। तो जैसे मैं अगर यूट्यूब पे जैसे आपका ये सेशन चल रहा है, ऐसे ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी आपकी जो है वो मैक्सिमम क्लासेस स्पेशल के फॉर्म में जो है वो रन हो रही हैं। और स्पेशल क्लासेस जो होती हैं वो फ्री में आप एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। तो जैसे मार्च एंड अप्रैल दोनों मंथ में टारगेट था कि ऑलमोस्ट 20,000 प्लस जो है वो स्पेशल क्लासेस कंडक्ट होंगी। तो मार्च में 20,000 प्लस क्लासेस आपकी हो चुकी हैं एंड अप्रैल में 20,000 प्लस क्लासेस भी आपकी कंप्लीट हो गई हैं बाय टॉप एजुकेटर ऑफ इंडिया। क्लियर, तो वो सारी क्लासेस आप जो है वहाँ पर जाके एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। क्लियर, यूट्यूब पे तो आपका चल ही रहा है, प्लस पे भी आप जो है वो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो सीख सकते हो। क्लियर, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है एंड देन इंस्टॉल करना है एंड मेरी क्लासेस के लिए आपको सर्च करना है। जैसे मेरी क्लासेस के लिए आप सर्च करोगे अमित कुमार, तो अभी जैसे मैंने रिसेंटली क्लास लेना स्टार्ट किया है, अमित कुमार सर्च करोगे तो रिसेंटली जैसे मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया है तो आपको जैसे थोड़ा सा नीचे मिलेगा नाम। क्लियर, एंड जैसे ही आप मुझे फॉलो करोगे तो मैं ये बोलूँगा जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हो फॉलो मी, तो आपको प्रॉपर क्लास के नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर, तो कोई भी आपकी लाइव क्लास जो है वो मिस नहीं होगी। हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मैसेज एंड मेल के थ्रू आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये आप कर सकते हो। चलिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। एंड जो सब्सक्रिप्शन है ये अभी मैं बीच में बताऊंगा कैसे आप प्लान कर सकते हो या कैसे आप इसको आपको प्लान करना होता है फॉर 1 ईयर या 2 ईयर के लिए। क्लियर, एंड कैसे यहाँ से आप देख सकते हो तो वो मैं प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊंगा। क्लियर, एक बार सब्जेक्ट को थोड़ा स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स जो है। तो ये सारा कुछ हो गया था आज की क्लास। अच्छा, लास्ट क्लास में जो लोग नए हैं, लास्ट क्लास में जैसे बहुत सारे पैरामीटर हम लोगों ने डिस्कस किए थे जो बेसिक हमारे पैरामीटर्स थे। क्लियर, जैसे हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, स्टेट क्या होता है, पाथ क्या होता है, क्वासी स्टैटिक कंडीशन हमारी क्या होती है, साइकिल्स क्या होती हैं। क्लियर, एंड प्रोसेस के लिए कंडीशंस हमारी क्या होती हैं, प्रोसेस के लिए कंडीशंस हमारी क्या होती हैं। एंड देन फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता था, इंटेंसिव एक्सटेंसिव ये सब हमारा हो चुका था। क्लियर, क्वासी हो गया था, प्रॉपर डिटेल में चल रहा है दोस्त, तो ये थोड़ा सा आप वहाँ जाके देख सकते हो। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो गया था। क्लियर, एंड प्योर सब्सटेंसेस डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन ने बोल ही दिया था, बाहर बाहर से बोला है। अभी तो ये पूरा डिटेल में टॉपिक चलने वाला है प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल विजुलाइजेशन के साथ। तो चलते हैं फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका प्रेशर हो गया था, नेक्स्ट एक पैरामीटर था जो हमने पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया था। पहली प्रॉपर्टी जो अपनी थी वो प्रेशर थी, पहली प्रॉपर्टी प्रेशर हो गई थी। आज जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इज द टेम्परेचर। क्लियर, तो प्रेशर हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। प्रेशर में जैसे प्रेशर की बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है, एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज एंड वैक्यूम क्या होता है। और बहुत डिटेल में मैंने नहीं पढ़ाया था प्रेशर, क्योंकि प्रेशर मैंने ऑलरेडी इसी कोर्स में फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस कर रखा है। तो आप उन लेक्चर को फॉलो कर सकते हो दोस्त, वहाँ से आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लग जाएगा गेज वैक्यूम और ये सब कैसे लिखा कैसे जाता था, वेरियस यूनिट प्रेशर की कैसे होती थी। क्लियर, तो वो सब वहाँ से आप एक बार देख लेना, क्योंकि फिर वो बार बार तो बहुत ज़्यादा फिर टाइम कंज्यूम हो जाएगा। क्लियर, तो चलते हैं आगे। और दो प्रेशर हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया है, एक वेपर और दूसरा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर एंड सैचुरेटेड वेपर प्रेशर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब अभी डिस्कस करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, तो उसमें बिल्कुल बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन फ्री रहो। क्लियर, तो चलते हैं शुरू करते हैं फिर आज सेकंड जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की इसकी थर्मो में एज टेम्परेचर। क्लियर, तो देखो आराम से सुनना पहले। जैसे टेम्परेचर के बारे में ये बोला जाता है, टेम्परेचर अगर किसी से पूछो कि सर टेम्परेचर क्या होता है, तो लोग टेम्परेचर के बारे में कुछ ऐसे बोलते हैं कि टेम्परेचर जो होता है ये हमारा डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस होता है। टेम्परेचर जो होता है या डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस होता है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ टेम्परेचर जो है ये भी एक मेजरेबल क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं।
और टेम्परेचर का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस से समझ में आता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसियस। यानी कहीं ना कहीं टेम्परेचर एक ऐसा टूल होता है या एक ऐसा पैरामीटर होता है जो हमें सपोर्ट करता है टू मेजर द एनर्जी ऑफ द सिस्टम या थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम करेस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर या करेस्पॉन्डिंग टू द थर्मल स्टेट। यानी टेम्परेचर की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी बॉडी या सिस्टम की जो है एनर्जी को प्रेडिक्ट करते हैं, उसकी एनर्जी कितनी होगी। जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपने मे भी पढ़ा होगा या मे भी देखा होगा, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो आपकी होती है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी अगर देखा जाए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपने को समझते हुए चलना है, क्योंकि इंटरव्यू में जब पूछा जाता है कि कैन यू डिफाइन द टेम्परेचर, तो लोग एक लाइन बोल के चले आते हैं कि ये जो है वो हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री होती है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। अब देखो इसमें नया आपने कुछ नहीं बताया, आपसे जो पहले जाएगा वो भी यही बता के आएगा, और आपके बाद जो जाएगा इंटरव्यू देने के लिए स्टूडेंट, वो भी यही बता के आएगा कि टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जब तक कुछ आप नया नहीं बताओगे, जब तक कुछ आप टॉपिक की बेसिक उसको नहीं वहाँ पर पुटअप करोगे, तब तक वो आपसे इम्प्रेस होने वाला नहीं है। या सपोज ईएससी के कन्वेंशन पेपर में लिखने को आ गया कि राइट डाउन द टेम्परेचर, आप क्या लिख दोगे? मान लो 5 मार्क्स में लिखने को आया, तो आप एक लाइन ये लिख दोगे कि इट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको मार्क्स मिलेगा। नहीं दोस्त, आपको प्रॉपर तरीके से हर एक छोटे छोटे पैरामीटर को समझना पड़ेगा, और यही वो टॉपिक है जिनसे सब्जेक्ट का बेस बनता है, या सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो क्रैश मत करिए किसी चीज़ को। क्लियर? आपने बहुत टाइम तक चीज़ों को क्रैश करके देखा है, एक बार सब्जेक्ट को मन से पढ़िए थोड़ा सा। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है, के इज इक्वल टू 3/2 के, एंड टी हो जाएगा टी ऑफ द एब्सोल्यूट, टी एब्सोल्यूट हो जाएगा। और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है ये अपना केल्विन स्केल में है, ये जो है ये अपना जो है वो केल्विन स्केल में है, केल्विन स्केल में। तो काइनेटिक थ्योरी, और के जो है वो बोल्टजमैन कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी के यहाँ से देखा जाए तो टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी से टेम्परेचर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और ये थ्योरी ऑफ गैसियस के अकॉर्डिंग है। क्लियर? तो एक बार मैं यहाँ से थोड़ा सा पढ़ता हूँ जो मैंने यहाँ राइट डाउन लिख रखा है। देखो बोला है द टेम्परेचर इज अ थर्मल स्टेट। क्लियर? थर्मल स्टेट होती है पहले तो ऑफ ए बॉडी। क्लियर? थर्मल स्टेट बॉडी की होती है विच आर डिस्टिंग्विशेस, यानी जो डिफ्रेंशिएट करती है किसको? अ हॉट बॉडी फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी, फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी। यानी कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर वो थर्मल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग हम थर्मल स्टेट जो बॉडी की है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये हमारी हॉट बॉडी है और ये हमारी क्या है? कोल्ड बॉडी है। टेम्परेचर की हेल्प से हम लोग ये बताते हैं ये हॉट है और ये हमारा क्या है? कोल्ड है। क्लियर? द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज अ प्रोपोर्शनल टू द स्टोर्ड मॉलिक्यूलर एनर्जी। क्लियर? ये जो एनर्जी है ये मॉलिक्यूलर एनर्जी है। और अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा अभी जैसे एनर्जी, वर्क एंड हीट में कि कौन कौन सी हमारी एनर्जी जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे होती हैं, या थोड़ा सा लार्जर स्केल में कौन सी एनर्जीज होती हैं, यानी MICRO पे कौन होता है, MACRO पे कौन सा होता है एनर्जी। तो ये हम पूरा डिस्कस करेंगे अभी। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, एक एक हर एक पॉइंट आपका बिल्कुल प्रॉपर नीट एंड क्लीन वे में जो है वो डिस्कस होगा। बस आपको थोड़ा सा ये करना है, कंटिन्यूअस बने रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थोड़ा सा ऐड करवाना है। आपकी भी थोड़ी ये मैं बोलूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्त है, जैसे हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करिए, उन लोगों का भी बच्चों का थोड़ा भला होता चले। तो यार ये अपने लिए पॉजिटिव रहेगा थोड़ा। तो मॉलिक्यूलर एनर्जी एंड अपन बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर एनर्जी होता है, एंड द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ सिस्टम सच दैट। देखो ये क्या बताता है? मॉलिक्यूलर एनर्जी को बताता है, जैसे एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी जो होती है सिस्टम की, जो हमने यहाँ पर ये लिख रखा है। क्लियर? ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर देखा जाए तो ये हमें टेम्परेचर की हेल्प से मिलता है। फिर बोला था डिवाइस विच मेजर ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज नोन एज अ थर्मोमीटर। क्लियर? तो अभी ये सब हम लोग पढ़ेंगे, थर्मोमेट्री स्टार्ट करेंगे। थर्मोमेट्री कि टेम्परेचर जो मेजर करने की मेथड होती है या जो टेक्निक होती है उसको हम लोग थर्मोमेट्री बोलते हैं, थर्मोमेट्री। और थर्मोमेट्री जो होती है वो जीरोथ लॉ के प्रिंसिपल पे जो है वो बेस्ड होती है, जीरोथ लॉ के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। और जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है लिमिट के बियॉन्ड, तो उनको मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर यूज़ करते हैं, पायरोमीटर। अगर हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उनको हम लोग पायरोमीटर बोलते हैं।
तो यहाँ से ये बोला जा रहा है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जिस भी मेथड या टेक्निक को यूज़ करते हैं, दैट मेथड या टेक्निक इज नोन एज थर्मोमेट्री। क्लियर, थर्मोमेट्री एंड थर्मोमेट्री उसको हम लोग बोलते हैं। और ये जो थर्मोमेट्री होती है जीरोथ लॉ के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होती है। एंड जो हम यहाँ से डिवाइस हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं मेजर के लिए, उसको हम पायरोमीटर बोलते हैं। एंड देन बोला गया है दिस इज रफली डिस्क्राइब्ड द काइनेटिक एनर्जी, क्लियर, एटलीस्ट फॉर द गैस एंड लिक्विड। क्लियर, रफली जो है मैंने वही बोला, रफली जो काइनेटिक एनर्जी को डिस्क्राइब करता है और किसकी, जनरली गैस के लिए होता है, बट आप थोड़ा बहुत लिक्विड के लिए भी बोल सकते हो। जनरली ये गैस की काइनेटिक एनर्जी को डिस्क्राइब करता है। फिर बोला द काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन दैट द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ द हीट इज अब्सॉर्ब्ड इन द मटेरियल, the more rapidly the atom within the material begin to move, and the faster atom move the more temperature increases। यानी उसने ये बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर काइनेटिक एनर्जी आप स्टोर करवाओगे, एब्जॉर्ब करवाओगे, तो मटेरियल में रैंडमनेस जो होगा वो बढ़ेगा, यानी मटेरियल का मूवमेंट जो होगा वो बढ़ेगा, और मूवमेंट बढ़ेगा इसका मतलब टेम्परेचर उनका जो है वो बढ़ेगा। उल्टा भी बोल सकते हो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मूवमेंट बढ़ेगा, रैंडमनेस उनकी बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी उनकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। या काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करवाओगे तो टेम्परेचर भी हमारा बढ़ेगा। फिर बोला एज आइटम बिगिन टू स्लो डाउन द मोमेंट द मटेरियल बिकम्स कूलर, थिंग्स गेट अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर सॉलिड ऑफ कोर्स बट इज द बेसिक आइडिया। क्लियर, तो ये गैस के लिए बिल्कुल परफेक्टली वैलिड होता है, लेकिन थोड़ा सा सॉलिड के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन कुछ और होती हैं, बदलने लगती हैं। अगर गैस से या लिक्विड से कंपेयर करें सॉलिड स्टेट में, तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बट अपने को थर्मोडायनेमिक्स में मेनली जो है वो गैस फेज को लेकर चलना है, तो गैस के लिए ये परफेक्टली ट्रू होता है। क्लियर, तो ये टेम्परेचर की जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब मुझे नहीं लगता है कि टेम्परेचर को आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। अभी यहाँ से 5 to 6 मार्क्स या 5 to 10 मार्क्स अगर कुछ पूछा भी जाता है तो आराम से बढ़िया कहानी बना के कुछ पॉइंट आपको मिल गए हैं, इन पॉइंट की हेल्प से आप आराम से टेम्परेचर को एग्जाम में लिख सकते हो दोस्त। क्लियर, एंड टेम्परेचर का जो मेजरमेंट होता है या टेम्परेचर की जो वेरियस स्केल्स होती हैं वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैं कैसे कर रहा हूँ, अभी मैं बिल्कुल आपको बेसिक जो थ्योरीज हैं, छोटे छोटे पॉइंट जो हैं, कॉन्सेप्ट, वो मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ। एंड देन फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर स्केल से, एंड फिर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि पहले जो है मैं टेम्परेचर जैसे बता दे रहा हूँ, देन जीरोथ लॉ हो जाएगा, देन वर्क, हीट एंड एनर्जी हो जाएगी। क्लियर, एंड चॉइस ऑफ द सिस्टम जैसे मैंने आपसे बोला था, तो जो बेसिक पोर्शन है थर्मो का वो थोड़ा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। एंड देन फिर टेम्परेचर स्केल हम लोग देखेंगे, एंड टेम्परेचर स्केल के बाद फिर हम लोग जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे मूव कर जाएंगे। क्लियर, चलते हैं फिर आगे। अब देखो, जैसे हम लोग बात करें थर्मोडायनेमिक्स के हमारे लॉज क्या होते हैं, तो कहानी जीरोथ की जो होती है वो मैं बाद में थोड़ा सुनाता हूँ। क्लियर, थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ होते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग पहले समझते हैं कि वो हमारी कैसे होते हैं, थोड़ा सा देखते हैं ज़रा। चलो, तो आराम से समझना। देखो, जैसे हम लोग यहाँ से थर्मोडायनेमिक लॉज की बात करें, थर्मोडायनेमिक लॉ की बात करें, तो थर्मोडायनेमिक लॉ जो होते हैं वो बेसिक जो है, पहला जो हमारा लॉ होता है, पहला फर्स्ट लॉ जो होता है, फर्स्ट जो हमारा लॉ होता है ये हमारा जीरोथ लॉ होता है। जैसे तो इसको भी हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, अभी थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं। पहला जो हमारा होता है ये जीरोथ लॉ होता है, जीरोथ लॉ। क्लियर, जीरोथ लॉ जो होता है ये हमें बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ द टेम्परेचर, या जहाँ से थर्मोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आता है, ये हमें बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ अ टेम्परेचर। ये हम लोग बोल सकते हैं, ये हमें बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर या थर्मल इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर को ये डिस्कस करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, या हम लोग बोल सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को बताता है, या थर्मल इक्विलिब्रियम, या थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को जो है ये डिस्कस करता है, थर्मल इक्विलिब्रियम अ कॉन्सेप्ट। थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को दोस्त ये डिस्कस करता है थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट पे, और यहीं से हम लोग डिज़ाइन करते हैं थर्मोमेट्री को, यहीं से हम लोग इसी पे हम लोग थर्मोमेट्री पढ़ते हैं, थर्मोमेट्री बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ, बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ, बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ, जीरोथ लॉ पे ये बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ। और यहीं से हमें आइडिया मिलता है टू डिज़ाइन द थर्मोमीटर, यहीं से हम लोगों को आइडिया मिलता है, आइडिया टू डिज़ाइन द थर्मोमीटर, डिज़ाइन द थर्मोमीटर। यहीं से हम लोगों को आइडिया मिलता है कि हम थर्मोमीटर को जो है वो डिज़ाइन करें, डिज़ाइन द थर्मोमीटर।
क्लियर। तो यानी कहने का मतलब क्या है, आप आराम से समझो, पहले कहने का मतलब क्या है कि जीरोथ लॉ जो हमारा होता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर या थर्मल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को बताता है, और ये थर्मोमेट्री पे बेस्ड होता है, और ये हमें एक आइडिया देता है थर्मोमीटर के डिज़ाइन को लेके कि थर्मोमीटर को हम कैसे डिज़ाइन करें। क्लियर। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट लॉ हो जाता है। देन अगर थोड़ा सा हम लोग आगे चलें, क्लियर, जीरोथ लॉ हो जाता है, थोड़ा सा हम लोग आगे चलें तो सपोज अपना अगर हम लोग फर्स्ट लॉ देखें, फर्स्ट लॉ जो अपना होता है फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ अपना क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग अगर समझें कि फर्स्ट लॉ हमारा क्या होता है, तो दोस्त फर्स्ट लॉ जो हमारा होता है, दोस्त ये हमारा जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है या एनर्जी के कॉन्सेप्ट को बताता है। यानी फर्स्ट लॉ जो होता है जिसको हमने ऐसे लिखा, मान लो जैसे ये TDM01 हो गया, तो फर्स्ट लॉ जो होता है ये हम ये बोल सकते हैं ये टेल्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, टेल्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस एनर्जी, ये वेरियस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को बताता है, वेरियस एनर्जी, या हम लोग बोल सकते हैं कि इंट्रैक्शन ऑफ एनर्जी को बताता है, इंट्रैक्शन बोल सकते हो, क्लियर, या कन्वर्जन ऑफ, क्लियर, कन्वर्जन बोल सकते हो, कन्वर्जन, या आप बोल सकते हो कंजर्वेशन बोल सकते हो, कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्व रहती है, इंट्रैक्शन, कन्वर्जन या कंजर्वेशन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्लियर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में ये हमें बताता है। और दोस्त यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये लॉ जो होता है, देखो थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ जो होता है ये जनरली अगर आप पढ़ोगे आगे हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल, तो ये जो है एक क्वांटिटी बेस्ड लॉ होता है, क्वांटिटी बेस्ड होता है, न्यूमेरिकल डेटा के साथ इसमें हम लोग डील करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा, यानी जीरो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डील करता है, इसमें हम जनरली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ खेलते रहते हैं। तो ये लॉ जो है वो क्वांटिटेटिव लॉ भी कहलाता है, ये न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील करता है, हम ये बोल सकते हैं दिस लॉ दिस लॉ इज डील्स विद न्यूमेरिकल वैल्यू, ये लॉ जो है वो मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ डील करता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ डील करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्वांटिटेटिव लॉ बोलते हैं, इसीलिए हम इसको क्वांटिटेटिव लॉ बोलते हैं, क्वांटिटेटिव लॉ, क्लियर। क्वांटिटी वाइज ये होता है, क्वांटिटी वाइज होता है दोस्त, क्वांटिटी वाइज होता है, इसलिए हम लोग इसको क्वांटिटेटिव लॉ बोलते हैं, क्वांटिटेटिव लॉ, क्लियर, क्वांटिटी पे बेस्ड होता है ये, इसलिए ये क्वांटिटेटिव लॉ कहलाता है, क्लियर। एंड देन थोड़ा सा अगर हम लोग आगे चलें तो नेक्स्ट जो लॉज होता है वो हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड जो अपना होता है ये सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, यहाँ से फर्स्ट लॉ से हमें इंटरनल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट मिलता है, इंटरनल एनर्जी का। अब देखो सेकंड लॉ जो होता है थर्मोडायनेमिक्स का, ये दो से क्वालिटेटिव लॉ होता है, ये क्वालिटी ऑफ एनर्जी को डील करता है, ये जनरली वर्क और हीट को आपस में डिफ्रेंशिएट करता है, इसी से हमें लो ग्रेड और हाई ग्रेड के कॉन्सेप्ट पता चलते हैं, या आप ये बोल सकते हो ये प्रॉपर जो है थर्मोडायनेमिक जो प्रोसेस हो रही है उसके डायरेक्शन को बताता है ये, या इसको हम लोग डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं, दैट लॉ इज आल्सो नोन एज अ डायरेक्शनल लॉ। तो इसको आप जो है वो क्वालिटेटिव लॉ भी बोल सकते हो, क्वालिटेटिव लॉ, इसको हम लोग क्वालिटेटिव लॉ भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग डायरेक्शनल लॉ भी बोल सकते हैं, दैट शुड आल्सो नोन एज अ डायरेक्शनल लॉ, ये अपना डायरेक्शनल लॉ भी कहलाता है, डायरेक्शनल लॉ। और इसमें हम लोग जो है वो क्वालिटी, डायरेक्शन, या यहीं से जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी निकल के आता है, या आप ये बोल सकते हो यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी निकल के आता है, क्लियर। तो ये एंट्रोपी के प्रिंसिपल को बताता है, ये एंट्रोपी जो बेसिक
प्रॉपर्टी होती है। देखो फर्स्ट लॉ से इंटरनल एनर्जी निकल के आती है, फर्स्ट लॉ से जो है वो इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है वो डिफाइंड होती है। सेकंड लॉ से जो है वो एंट्रोपी डिफाइंड होती है, एंट्रोपी, या कुछ लोग इस लॉ को जो है डिग्रेड फॉर्म ऑफ लॉ भी कहते हैं, डिग्रेड फॉर्म ऑफ लॉ। सेकेंड लॉ ही एक ऐसा लॉ होता है जो यूनिवर्स की क्वालिटी पे आपको कमेंट करता है या यूनिवर्स की क्वालिटी के बारे में बताता है कि यूनिवर्स की क्वालिटी टाइम के साथ कैसे डिग्रेड हो रही है। क्लियर, यूनिवर्स की जो क्वालिटी है वो टाइम के साथ कैसे डिग्रेड हो रही है, ये हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही पता चलता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक काफ़ी वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा है, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आती हैं, इसलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। बट अपन नीट एंड क्लीन वे में देखेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पैरामीटर जो यहाँ पर हैं, चाहे वो क्लॉसियस का स्टेटमेंट हो, चाहे कैल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट हो, चाहे वो इनइक्वालिटीज़ हो, चाहे वो थ्योरम हो, चाहे कार्नोट की थ्योरम हो, कार्नोट की स्टेटमेंट हो। क्लियर, और जो प्रॉपर यहाँ डेरिवेशन है, एंट्रोपी, और पूरा डिटेल में कराऊंगा, सारी के सारे डेरिवेशन प्रॉपर तरीके से देखेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में। तो यहाँ से पहले तो ये बोला गया, जल्दी से मैं सिंक्रोनाइज कर दे रहा हूँ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ये क्वालिटेटिव लॉ होता है या डायरेक्शनल लॉ आप इसे बोल सकते हो। यहाँ से किसी भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की जो फिजिबल डायरेक्शन है वो पता चलती है कि कौन से डायरेक्शन में वो प्रोसेस जो है वो हमारी पॉसिबल है। क्लियर, या ये यूनिवर्स की क्वालिटी पे कमेंट करता है या यूनिवर्स की क्वालिटी के बारे में हमें बताता है, या इसे हम लोग डिग्रेड फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और जो बेस्ट इससे आउटकम निकल के आता है वो ये कि ये एंट्रोपी को डिफाइन करता है, या एंट्रोपी जो सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है वो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग निकल के आती है। जैसे फर्स्ट लॉ से इंटरनल एनर्जी और सेकंड लॉ से जो है एंट्रोपी बाहर निकल के आती है। क्लियर, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। एंड देन फिर होता है थर्ड लॉ, जो आपका थर्ड लॉ जो होता है थर्मोडायनेमिक्स का, तो ये इतना फ्रिक्वेंट यूज़ नहीं होता है। थर्ड लॉ जो होता है, थर्ड लॉ यानी कि TDM3। क्लियर, और ये TDM2 हो जाएगा थर्मोडायनामिक का जो सेकंड लॉ होता है, और थर्ड लॉ TDM3। तो देखो थर्ड लॉ जो थर्मोडायनामिक्स का होता है इससे जनरली हमें एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। क्लियर, तो जनरली ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को जो है वो रिलेट करता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो थर्ड लॉ का उतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ नहीं होता है, केवल स्टेटमेंट जस्ट आपके कोर्स में है, और थोड़ा बहुत जो है वो एंट्रोपी है कि स्टैटिस्टिकल फॉर्म में एंट्रोपी हम लोग कैसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मोल्स या मास फ्रैक्शन के बेसिस पे जो एंट्रोपी होती है उसको थोड़ा सा लिखने का पूछा था एक दो बार, फार्मूले बस, बाकी और थर्ड क्लास से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये आपके बेसिक लॉज थे जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, उनका बाहर से जो स्टेटमेंट था वो मैंने आपको बताया है। क्लियर, कि फर्स्ट लॉ हमारा क्या बोलना चाहता है, जीरोथ लॉ क्या बोलना चाहता है, सेकंड लॉ क्या बोलना चाहता है, एंड थर्ड लॉ हमें क्या बताना क्या चाहता है जनरली। और बाकी फिर डिटेल में यही तो अपने को थर्मो में पढ़ना है 50 to 60 आवर के आसपास, जो भी टाइम लगेगा इनडायरेक्टली। क्लियर, चलिए, अच्छा टेंशन फ्री रहना टाइम को लेके। जैसे बीच बीच में अपन ने एक लंबी क्लास रख ली, एक थोड़ी छोटी कर ली, एक दिन फिर लेंदी क्लास कर लिया, एंड देन मैराथन क्लास भी अपने पास है, तो मैराथन क्लास भी एक दो थर्मो में प्लान कर दिया, 6 घंटे की मैराथन क्लास, तो 12 घंटे तो वैसे ही निकल जाएंगे, तो 12 आवर वो हो गया। तो जनरली अपन क्वेश्चन जो है वो मैराथन क्लास में रखेंगे। क्लियर, एंड थ्योरी जो है वो रेगुलर ऐसे चलने दे रहे हैं। ठीक है, तो पेशेंस बना के रखना, ये सबसे मैक्सिमम लेवल तक हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहला लॉ हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंड फर्स्ट लॉ इज अ जीरोथ लॉ। क्लियर, फर्स्ट लॉ जो अपना है ये अपना जीरोथ लॉ है, जीरोथ लॉ। क्लियर, तो जीरोथ लॉ हमारा कैसे होता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जीरोथ लॉ जो हमारा होता है ये कैसे होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो जीरोथ लॉ के लिए एक थोड़ा सा जो है वो हिस्ट्री थी हल्की सी, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर, फॉवलर जो आपके थे एच फॉवलर, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि समझना थोड़ा सा, जैसे पहले क्या था, थर्मोडायनेमिक्स के दो डिफरेंट लॉज डेवलप हो चुके थे, एक फर्स्ट लॉ और दूसरा सेकंड लॉ। यानी हमने एनर्जी और एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को पहले समझ लिया था, एनर्जी और एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था, और हमें अभी टेम्परेचर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। हमें ये भी नहीं पता था कि टेम्परेचर जो है वो मेजरेबल क्वांटिटी है या नहीं है। क्लियर, तो अपने को प्रॉब्लम थोड़ा सा ये होता था कि टेम्परेचर अपने को पता नहीं होता था, और एनर्जी और एंट्रोपी के बारे में हम बात करते थे, तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि कुछ जो है वो मिस हो रहा है, कुछ बेसिक से हम लोग उसको बता नहीं पा रहे हैं।
कुछ मिसिंग जैसा फील हो रहा था दोनों जो आपके लॉज थे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ में, और कुछ डिफ़िकल्टी नो डाउट कुछ मिस होगा तो डिफ़िकल्टी तो होने वाली है, तो कुछ डिफ़िकल्टी भी हो रही थी। क्लियर। तो एच फाउलर जो हमारे थे उन्होंने बोला कि जो है एक और कॉन्सेप्ट होगा टेम्परेचर को लेके। क्लियर। तो टेम्परेचर के लेके जो कॉन्सेप्ट हमारा था वो हमारा जो है वो पहले आना चाहिए, एडअप होना चाहिए, जैसे वो लीड कर रहा है तो वो पहले होना चाहिए, तो पहले होना चाहिए। आप देखो फर्स्ट और सेकंड लॉ पहले से ही बन चुके थे उनका, आपने नॉमेनक्लेचर कर दिया कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो अगर मैं जो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट था उसको मैं फर्स्ट बोलता तो बाकी सबको सेकंड एंड थर्ड करना पड़ता, तो जो कि जस्टिफिकेशन नहीं था क्योंकि वो पहले से फ्रिक्वेंटली यूज में थे और उनका नॉमेनक्लेचर हो चुका था, तो उनको बदलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि जो है अब टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को ऐसा करो, जैसे 1-2 पहले हो चुका है तो इसको जीरोथ कर दो, जीरोथ कर दो। क्लियर। टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट की टेम्परेचर की नेसेसरी जो है वो पहले अपने को ज़रूरत होती है, या टेम्परेचर के बिना हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आप ऐसा करो कि टेम्परेचर को जो है वो 1 एंड 2 से पहले कर दो, एंड 1-2 से पहले करने का मतलब है इसको आप जीरोथ लॉ के टर्म में लिख दो। क्लियर। इसीलिए जो जीरोथ का कॉन्सेप्ट होता है, टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो जीरोथ के अंडर जो है हम लोग स्टडी करते हैं, और इसीलिए इसको जीरोथ लॉ भी बोला जाता है क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड पहले से डेवलप हो चुके थे। क्लियर। तो अगर हम लोग बात करें जीरोथ लॉ की, तो जीरोथ लॉ कैसे होता है देखो, और डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जैसे आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि विदाउट यूजिंग 3 डिफरेंट टर्म, एक टेम्परेचर, दूसरा थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड वन हीट, कैन यू डिफाइन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। का आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कर सकते हो। कौन से 3 वर्ड आपको यूज नहीं करने हैं, टेम्परेचर, हीट एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। बिना इन तीनों वर्ड के क्या आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन कर सकते हो क्या। क्लियर। तो वो हम लोग थोड़ा आगे समझेंगे, जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे हीट एंड वर्क के इंट्रैक्शन को, तो वहाँ पर हम लोग जो है वो देखेंगे। क्लियर। तो चलते हैं जल्दी से शुरू करते हैं फिर जीरोथ के कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ से अगर हम लोग जीरोथ के कॉन्सेप्ट को देखें तो जीरोथ के कॉन्सेप्ट को कैसे बोला गया है, देखो 2 डिफरेंट वॉल होती हैं, एक जो है वो एडियाबेटिक वॉल होती है, एक जो होती है वो एडियाबेटिक अब वॉल होती है, एक एडियाबेटिक अब वॉल होती है, एडियाबेटिक वॉल, या जिसको हम इंसुलेटिंग वॉल भी बोल सकते हैं। तो एडियाबेटिक वॉल या इंसुलेटिंग वॉल में हमारा क्या होता है, जैसे आप अगर देखोगे, मान लो सपोज ये सपोज अपनी जो है वो एडियाबेटिक वॉल है या इंसुलेटिंग अब वॉल है। तो एडियाबेटिक वॉल या इंसुलेटिंग वॉल के क्रॉस जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो परमिट नहीं होता, यानी अगर आप इसके क्रॉस अगर आप देखोगे तो इसके क्रॉस, इस वॉल के क्रॉस जो है वो हमारा हीट जो है ट्रांसफ़र परमिट नहीं होगा, यानी इसके क्रॉस हीट ट्रांसफ़र रेट जो है वो कम्प्लीटली जो है वो ज़ीरो होता है। मान लें सपोज़ ये हमारा जो है वो फेस 1 है, ये फेस मान लो 1 है, और इधर वाला जो ये फेस है ये सपोज़ मान लो आपका 2 है। अब क्या होगा, हीट अगर परमिट नहीं होगा तो इस सरफेस का अगर टेम्परेचर हमारा जो है वो T1 है, इस सरफेस का टेम्परेचर अगर हमारा T2 है, तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि अगर हीट ट्रांसफ़र रेट वॉल के क्रॉस परमिट नहीं होगा तो आपका T1 जो है वो T2 के बराबर नहीं होगा, T2 के बराबर नहीं होगा, और इस वॉल के क्रॉस एक टेम्परेचर डिफरेंस होगा, वॉल के क्रॉस एक टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर सकता है जो कि कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं होगा। इंसुलेटिंग वॉल है ये, एडियाबेटिक या हम लोग बोल सकते हैं दैट शुड बी अ इंसुलेटिंग कंडीशन, इंसुलेटिंग अ कंडीशन मान लो है, इंसुलेटिंग अ कंडीशन। क्लियर। तो ऐसा कुछ अगर है तो ये आप यहाँ पर ऐसे इसको बोल सकते हो। सेकंड कुछ ऐसे बोला जा रहा है, जैसे ये हमारी एडियाबेटिक वॉल हो गई। सेकंड जो हमारी है वो डायाथर्मिक वॉल होती है, मान लो डाया थर्मिक अब वॉल हो गई, डायाथर्मिक अब वॉल हो गई, मान लो सपोज डायाथर्मिक वॉल। अब डायाथर्मिक वॉल में हमारा क्या होता है, डायाथर्मिक वॉल में जैसे ये हमारी डायाथर्मिक वॉल है। क्लियर। तो इस डायाथर्मिक वॉल में अपना क्या होगा, इस वॉल में अगर आप देखोगे तो डायाथर्मिक वॉल में क्या होगा, जैसे इस डायाथर्मिक वॉल में आपका क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र वॉल के क्रॉस जो है ये आपका कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं होगा, यानी वॉल के क्रॉस अगर आप देखोगे अक्रॉस द वॉल ये हमारा जीरो नहीं होगा। क्लियर। कुछ ना कुछ हीट का पेनिट्रेशन होता रहेगा।
अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस सरफेस का टेम्परेचर अगर मान लो T1 है और इधर का भी सरफेस का टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ पर जो है डायाथर्मिक होने की वजह से टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम में जैसे ये वॉल आएगी तो दोनों सरफेस का जो टेम्परेचर है वो आपका सेम हो जाएगा, यानी T1 जो है वो T2 के बराबर या T के बराबर होता है। यानी इसके क्रॉस अगर आप डेल्टा T देखोगे दोस्त, तो इसके क्रॉस डेल्टा T जो है वो कम्प्लीटली जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि दो डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं, एक एडियाबैटिक या इंसुलेटिंग। एडियाबैटिक या इंसुलेटिंग में वॉल के क्रॉस जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हमारा कम्प्लीटली ज़ीरो होता है, एंड बोथ साइड अगर वॉल के देखा जाए तो हीट जो टेम्परेचर की कंडीशंस होती है वो हमारी अलग अलग होती है, क्योंकि ये एडियाबैटिक कंडीशंस होती है। डायाथर्मिक में क्या होता है, दोनों साइड डायाथर्मिक वॉल में मटेरियल के क्रॉस हीट का पेनेट्रेशन जो है वो पॉसिबल है। तो अगर हीट का पेनेट्रेशन पॉसिबल होगा तो बोथ साइड ऑफ द वॉल जो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा वो आपको इक्वल देखने को मिलेगा, यानी वॉल के क्रॉस जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो हमारा कंप्लीटली जीरो हो जाएगा दोस्त। अब इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को अपने को क्या करना है, यूज़ करना है टू डिफाइन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं करवा रहा हूँ, क्लियर। तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो सपोज आपके दो डिफरेंट ब्लॉक हैं, दो डिफरेंट ब्लॉक हैं, जैसे ये कुछ ऐसे बोला गया कि दो डिफरेंट ब्लॉक हैं, दो या तीन डिफरेंट ब्लॉक हैं, मान लो सपोज रहे तीन डिफरेंट ब्लॉक हैं। या पहले मैं थोड़ा सा वॉल बना देता हूँ, सेपरेटिंग वॉल जो हमारी है, सेपरेटिंग वॉल जो है, अब कैसे भी इसको बना सकते हो, मान लो ये डायाथर्मिक बना लो या आप एडियाबैटिक बना लो, इसको इंसुलेटिंग बना लो, एडियाबैटिक, क्लियर। तो ये हमारी सपोज डायाथर्मिक वॉल हो गई या एडियाबैटिक वॉल हो गई, जैसे भी आपको बनाना हो। एंड बॉटम में जो है एक वॉल और हो गई, सेपरेटिंग वॉल हो गई, मान लो सेपरेटिंग वॉल हो गई, क्लियर। ऐसे कुछ ये हो गया, ऐसे कुछ ये हो गया। अब यहाँ से जैसे देखा जाए तो ये जो है इधर सेकंड ब्लॉक या सेकंड बॉडी हो गई, सेकंड ब्लॉक या सेकंड बॉडी हो गया, और नीचे जो है वो थर्ड ब्लॉक या थर्ड बॉडी हो गया, थर्ड ब्लॉक या थर्ड बॉडी हो गया, थर्ड ब्लॉक या थर्ड बॉडी हो गया। तो आपने को जैसे बोला कि ये जो है ये मान लो इंसुलेटिंग है, ये जो है वो इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग वॉल है, और ये जो है वो डायाथर्मिक वॉल है। ये मान ले सपोज ये जो है ये डायाथर्मिक वॉल है, ये डायाथर्मिक वॉल है और वो इंसुलेटिंग वॉल है, क्लियर। तो ये डायाथर्मिक हो गई और वो इंसुलेटिंग वॉल हो गई। अब अगर इसके क्रॉस अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप इसके क्रॉस देखोगे तो इसके क्रॉस कोई हीट का इंट्रैक्शन नहीं होगा, और ये हम लोग बॉडी मान के चल रहे हैं कि ये बॉडी जो अपनी है वो ए बॉडी है, ये जो है वो ए बॉडी है, और इसको हम लोग पहले मान के चल रहे हैं ये अपनी जो है वो सी मान लो, ये सपोज सी है, ये सी है, और ये जो हम है वो मान के चल रहे हैं, जैसे ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि सपोज जो है वो आपकी बी है, ये जो है वो बी है, क्लियर। तो ये बी मान लेते हैं, ये बी है, ए सी के साथ सेपरेटली है, ए बी के साथ सेपरेटली, तो बी सी के साथ, तो नीचे अलग है, चलो ठीक है। तो ये अपन ने तीनों बॉडी मान लिया, तीन डिफरेंट बॉडी मान ली, आराम से थोड़ा देखना है, 1 सेकेंड दोस्त। ये तीनों बॉडी हो गई। अब देखो इसके क्रॉस जो हीट का इंट्रैक्शन होगा पहले तो ये यानी अगर आप यहाँ से डायरेक्ट देखोगे तो Q डॉट ए सी जो है ये कम्प्लीटली ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे, ये जब देखोगे आप इंट्रैक्शन, यानी यहाँ पर आप जब देखोगे कि Q डॉट ए बी जो है ये आपका ज़ीरो नहीं होगा, ए बी ज़ीरो नहीं होगा, और यहाँ पर क्योंकि डायाथर्मिक वॉल है, ये जो है अगर आप देखोगे कि Q डॉट बी सी जो है ये भी आपका ज़ीरो नहीं होगा, क्लियर। और इसका टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर जो है ये टी ऑफ ए है, इसका टेम्परेचर टी ऑफ ए है, इसका टेम्परेचर जो है वो टी ऑफ बी है, और इनका टेम्परेचर जो है ये टी ऑफ सी है। तो ये तीनों टेम्परेचर आपके क्वेश्चन में गिवन हैं, क्लियर। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जैसे इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो ए से बी में हीट जाएगी, बी से सी में हीट जाएगी,
तो ए और बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे, बी और सी आएंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। और ये तभी पॉसिबल है जब बी और सी और ए और बी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, और ये तभी पॉसिबल है जब ए और सी भी जो है वो इक्विलिब्रियम में हो। यानी अपन ये बोल सकते हैं अपन ये बोल सकते हैं जैसे ए एंड बी इज इन अ थर्मल इक्विलिब्रियम। अपन ये बोल सकते हैं जैसे मान लो ए एंड बी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। सेकेंड अपन ये बोलें बी एंड सी जो है, बी एंड सी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी इज अ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये पॉसिबल तभी है, ये पॉसिबल तभी है जब क्या हो, इफ ए इज in thermal equilibrium with a C. A is in a thermal equilibrium with a C. यानी कहने का मतलब दोस्त ये है कि अगर ए बी के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सेपरेटली वर्ड का मीनिंग है ए बी के साथ अगर सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली, तो ये तभी पॉसिबल है जब ए सी के साथ भी क्या हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में आए। यानी यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर आपके पास कोई तीन सिस्टम या तीन बॉडी है ए बी सी, और ए बी सी में ये बोला जा रहा है कि अगर ए बॉडी जो है वो बी के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी जो है वो सी के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये फिर नेसेसरी हो जाता है कि ए बी जो है वो सी के साथ अ थर्मल इक्विलिब्रियम में आए, एंड दैट शुड बी नोन एज अ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिस पे पूरी की पूरी मैनोमेट्री अब बेस्ड है, एंड जिसके बेसिस पे हम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम को प्रेडिक्ट करते हैं या टेम्परेचर थर्मोमीटर को जो है वो डिज़ाइन करते हैं। ये समझ में आता है क्या? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो, ये समझ में आता है क्या दोस्त? कमेंट सेक्शन में जल्दी से टाइप करो, ये समझ में यहाँ तक आता है क्या जीरोथ लॉ जो थर्मोडायनामिक्स का होता है? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम लोग देखेंगे, एक एक छोटे छोटे लॉज समझते हुए चलेंगे, उनका एग्जांपल क्या है रियल लाइफ में वो भी हम पूरा बताते हुए चलेंगे। पहले ये हल्का सा समझ में आया क्या? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। गुड। देखो जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, आप फिर से एक बार जल्दी से रिकॉल करो कि अगर बॉडी हमारी ए जो है वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, बी जो है वो सी के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो यह नेसेसरी हो जाता है कि सी भी जो है वो ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखो यहाँ से इसका जो एग्जांपल देखने को मिलता है वो थर्मोमीटर में मिलता है। जो थर्मोमीटर में कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो उसमें हमारी तीन बॉडी ए बी सी क्या होती हैं। देखो जैसे बात किया जाए, आपने मे बी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम मेडिकल हॉस्पिटल जाते हैं मेडिकल पर्पज़ के लिए, तो जैसे अपने को फीवर हो तो उस समय क्या करता है कि डॉक्टर या जो वहाँ पर कंपाउंडर होता है हेल्पर, वो क्या करता है कि आपके टंग्स के नीचे जो है वो थर्मोमीटर को रखता है, या तो फिर और जैसे यहाँ पर लगा देता है क्लियर, एंड बोलता है ये बंद कर लो, एयर पास ना होने पाए, जिससे हमें एक्यूरेट टेम्परेचर मेज़र करने में आसानी हो। तो होता क्या है कि जैसे ही आप मुंह खोलते हो, टंग्स के नीचे आपके थर्मामीटर की टिप रख दी जाती है और मुंह को जो है आपके बंद करवा दिया जाता है। तो अंदर का जो सराउंडिंग का मीडियम होता है, जो मुंह के अंदर की जो एयर होती है, वो धीरे धीरे जो है हीटअप होना शुरू हो जाती है आपके बॉडी के टेम्परेचर से, और आपके बॉडी के टेम्परेचर से जब वो हीटअप होती है तो आपके बॉडी के टेम्परेचर पे आ जाती है। तो जैसे आपका ह्यूमन बॉडी है, मान लो सपोज बॉडी ए हो गया, एंड सराउंडिंग मीडियम जो है वो हमारा बी हो गया, सराउंडिंग मीडियम बॉडी बी हो गया, एंड थर्मोमीटर की जो टिप है वो हमारी सी हो गई। तो पहले क्या होता है कि जैसे सराउंडिंग मीडियम जो है वो बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में आता है, तो ए इज इक्विलिब्रियम विद बी, देन सराउंडिंग मीडियम जो है वो थर्मोमीटर के टिप को इक्विलिब्रियम में लेके आता है, यानी बी जो है वो सी को लेके आता है, और ये तभी पॉसिबल है कि जब आपकी टिप जो है वो ह्यूमन बॉडी के स्किन के टेम्परेचर के बराबर आ जाए। आप समझो पहले, जैसे यहाँ से अगर हम बोलें कि ह्यूमन बॉडी जो है वो बॉडी ए है, सराउंडिंग मीडियम इज अ बॉडी बी, एंड थर्मोमीटर के टिप इज अ बॉडी सी। तो पहले जैसे आपने मुंह बंद किया, सराउंडिंग मीडियम जो है इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी ए जो है बॉडी के जो बॉडी अपन ने मान रखा है वो ए है, सराउंडिंग बी है, तो ए जो है बी के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया। फिर सराउंडिंग कोशिश करता है कि थर्मोमीटर की जो टिप है वो उसके टेम्परेचर पे आ जाए, तो बी इज इक्विलिब्रियम सी, और ये तभी होगा जब जो है थर्मोमीटर की टिप जो है वो ह्यूमन बॉडी के स्किन के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। यानी तीनों जैसे ही एक इक्विलिब्रियम में आते हैं, थर्मोमीटर जो है वो चिल्लाना शुरू कर देता है, अगर डिजिटल थर्मोमीटर है टी 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 टी,
समथिंग ऐसे कुछ, और आप ये बोलते हो कि उसका जो है वो इक्विलिब्रियम आ गया है, और वो जब रिस्पांस देता है, वो रिस्पांस टाइम होता है, डिफरेंट डिफरेंट थर्मोमीटर का रिस्पांस टाइम जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जैसे रिस्पांस हमारा आता है, आप जैसे थर्मोमीटर को बाहर निकालते हो एंड रीडिंग लेते हो कि ये आपके रीडिंग है, तो ये रीडिंग तभी फिजिबल होती है जब तीनों जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब देखो, जैसे आपने नोटिस किया होगा, जब फीवर होता है, सर बहुत गर्म होता है, तो ऐसा तो नहीं होता कि डॉक्टर के यहाँ आप जाएँ और थर्मामीटर आपके सर पे लगा दे ऐसे और बोले कि आपको फीवर है, समथिंग ऐसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है कि वो सराउंडिंग मीडियम को जो है वो अपनी टेम्परेचर पे ला सके। जैसे जैसे आपने बाहर का सराउंडिंग देखा, तो ये पूरा यूनिवर्स हो गया सिस्टम बी, और पूरे यूनिवर्स को आप अपने टेम्परेचर पे ले आओ, ये फेजिबल नहीं होता है दोस्त। इसीलिए कन्फाइंड स्पेस कर दिए जाते हैं, यानी टेम्परेचर आपका जो सराउंडिंग है वो आपका लिमिटेड कर दिया जाता है, जिससे वो बॉडी के टेम्परेचर पे इजीली और जल्दी से आता है। क्लियर? तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि थर्मोमीटर में ABC बॉडी हमारी कौन सी होती हैं, तो ए जो होता है वो आपका ह्यूमन स्किन हो गया, बी जो है वो सराउंडिंग मीडियम हो गया, एंड थर्ड जो सी हो गया वो हमारा थर्मोमीटर का बल्ब या टिप हो गई। क्लियर? ये यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल जैसे बना रखा था कि ए अगर सी के साथ इक्विलिब्रियम में है एंड ए जो है बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, देन वी कैन से दैट कि बी जो है वो आल्सो सी के साथ क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स को हम थर्मोमेट्री में मैक्सिमम यूज़ करते हैं, जिससे हम टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट जो स्केल्स होती हैं उनको हम लोग जो है वो डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ तक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं फिर थोड़ा सा। क्लियर? तो आगे चलते हैं थोड़ा सा और आगे फिर और थोड़ा समझते हैं। अब देखो, जैसे ये आपका जीरोथ लॉ आपका हो जाएगा, तो जीरोथ लॉ की जो अंडरस्टैंडिंग है ये यहाँ से थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। अब देखो, इसमें जैसे वेरियस स्केल्स होती हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। पूरा का पूरा 2.5 से 3 घंटे का जो टॉपिक है, पूरा जो जितने भी स्केल्स होती हैं, जितने भी इफेक्ट होते हैं हमारे, जैसे पेल्टियर इफेक्ट होता है, सीबैक प्रिंसिपल होता है, वाइट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल होता है, तो ये सारे थर्मोकपल का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये सारी के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में प्रॉपर विजुलाइजेशन के साथ पढ़ाऊँगा दोस्त। तो जस्ट आप पेशेंस मेंटेन करके रखो, एक छोटी क्लास और एक थोड़ी सी लेंदी क्लास रखेंगे। थोड़ा सा आज जो है वो छोटी क्लास रखेंगे, थोड़ा सा आई में थोड़ा मेरे प्रॉब्लम हो गया था। क्लियर? तो आई में आपको दिख रहा होगा, आई में थोड़ा सा इशू हो गया था, तो थोड़ा सा शॉर्ट क्लास रखेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी लेंदी कर लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ का थर्मोडायनामिक्स का है, जहाँ से थोड़ा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट होगा। क्लियर? इसके बिना हम लोग सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं दोस्त। वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। 3 डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, 3 डिफरेंट पैरामीटर होते हैं दोस्त, 3 डिफरेंट। एक हमारा होता है वर्क, दूसरा होता है एनर्जी, एंड थर्ड पैरामीटर जो होता है ये होता है हीट। पहला जो होता है ये वर्क होता है, सेकंड होता है एनर्जी, एंड थर्ड होता है अपना हीट। क्लियर? तो वर्क जो है वो अपने को पहले बेसिक जो डेफिनेशन होती है वो समझना है, देन थर्मोडायनेमिक जो डेफिनेशंस होती हैं वो हमें समझना है, एंड देन वेरियस टाइप के जो वर्क्स होती हैं वो हम लोगों को थोड़ा देखना है। क्लियर? जैसे पिस्टन डिस्प्लेसमेंट वर्क जो होता है, या क्लोज सिस्टम जो वर्क होता है वो थोड़ा सा अपने को देखना है। स्प्रिंग वर्क क्या होता है, फिल्म को स्ट्रेच करने पे क्या वर्क आता है, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्क्स होते हैं, तो वो सारे वर्क्स हमें, इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है या मैग्नेटिज्म वर्क क्या होता है, तो वो सारी वर्क हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है? वेरियस टाइप ऑफ जो वर्क्स होते हैं वो देखेंगे, एंड देन एनर्जी और हीट। और एनर्जी और हीट को माइक्रो लेवल पे एंड मैक लेवल पे, यानी कि मॉलिकुलर लेवल पे भी देखेंगे, एंड लार्जर स्केल पे भी हम लोग उनको जो है स्टडी करेंगे। जितनी भी एनर्जीज आपकी होती हैं, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे वो पोटेंशियल हो, उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इंटरनल एनर्जी हो गई। क्लियर? जितनी भी फॉर्म ऑफ एनर्जीज होंगी, एंड हीट में जैसे आपका फिर इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया, एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट हो गया, सीपी, सीवी, गामा, एंड सेंसिबल हीटिंग क्या होती है, एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या कंडेंसेशन क्या होता है। तो ये पूरा प्रॉपर हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो है वो देखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन बहुत ही क्रूशियल होने वाला है कि छोटे छोटे पैरामीटर आपके फिर से आएंगे। जैसे लास्ट सेशन जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वैसे नेक्स्ट सेशन भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क थोड़ा देख लेते हैं, बेसिक वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, वर्क हमारा जैसे जनरली ये बोला जाता है कि वर्क जो होता है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाई जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मान लो सपोज दैट कि एक हमारा कोई सरफेस है, मान लो एक हमारा कोई सरफेस है, और इस सरफेस पे सपोज कोई ब्लॉक है। मान लो सपोज दैट ये कोई जो है वो ब्लॉक है, और यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है, क्लियर, जिसने जिस ऑब्जर्वर का ये
टास्क है कि इस ब्लॉक को जो है थोड़ा मूव कराना है। क्लियर, तो मान लो सपोज ये जो है ये इसकी इनिशियल अपोजिशन है, मान ले सपोज दैट ये जो है ये इस ब्लॉक की जो है वो इनिशियल अपोजिशन है। इनिशियल पोजीशन यानी ये एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे सपोज अ प्लेस है। तो इस ऑब्जर्वर ने क्या किया, ये जो ऑब्जर्वर था, ये जो ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर ने इस पे जो एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया एफ ऑफ एक्सटर्नल, और जैसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया इस ब्लॉक में जो है वो मोशन स्टार्ट हो गया, मोशन। क्लियर, तो मोशन स्टार्ट हो गया। अब सपोज ये जो है इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लेके आया, मान लो यहाँ तक लेके आया, ब्लॉक को यहाँ तक लेके आया, इस फाइनल अपोजिशन तक, फाइनल अपोजिशन तक, फाइनल अपोजिशन। क्लियर, फाइनल पोजीशन तक लेके गया, और जहाँ पर जो है x जो है वो हमारा x नॉट प्लस का डेल्टा x हो गया। यानी ये जो डिस्टेंस मूव कराया है इस ब्लॉक को ऑब्जर्वर ने, ये सपोज जो है वो डेल्टा x डिस्टेंस है, डेल्टा x। तो अगर पूछा जाए कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो dx या ds से आप लिख सकते हो। तो वर्क डन जो होता है ये आपका इंटीग्रेशन हो जाता है फ्रॉम x1 से x2 एंड f डॉट dx अ वेक्टर, f डॉट डी एक्स वेक्टर, और ये हम लोग लिख रहे हैं मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वर्क जो है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर, तो ये मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो जैसे दो डिफरेंट तरीके से आपको यहाँ पर बोला जाता है कि मान लो सपोज हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, एफ ऑफ एक्सटर्नल जैसे इस डायरेक्शन में लगाएं, और इधर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो डी एक्स इधर ही हो। तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर थीटा होता है, देखो 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, और अगर ये 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री जो होगा ये आपका प्लस 1 हो जाएगा, +1। क्लियर, तो यहाँ से जब आप वर्क डन निकालोगे तो पॉजिटिव वर्क डन निकल के आएगा, पॉजिटिव वर्क डन निकल के आएगा। सेकेंड, जैसे देखा जाए कि मान लो सपोज फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगाओ, एफ ऑफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लगाओ, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर हो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर हो, यानी डी एक्स वैक्टर जो है वो इधर इस डायरेक्शन में हो। तो यहाँ पर थीटा जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री जो होगा, कॉस 180 डिग्री इज -1। क्लियर, तो यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव वर्क निकल के आएगा, यहाँ पर तो पॉजिटिव वर्क हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वर्क जो है वो नेगेटिव वर्क हो गया, नेगेटिव वर्क हो गया। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर जो है वो दोस्त पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यानी बाई द सिस्टम निकल के आता है, और यहाँ से जो है वो कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट निकल के आता है, यानी ऑन द सिस्टम निकल के आता है। कई सारे लोग बोलते हैं, कई सारे लोगों से बोल लो कि पीडीवी वर्क जो होता है अगर एक्सपेंशन हो तो वो पॉजिटिव होता है, यानी जब सिस्टम परफॉर्म करता है तो पॉजिटिव होता है, और जब सिस्टम पे हम करते हैं तो वो नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? तो बोलेंगे नहीं ऐसा साइन कन्वेंशन होता है। दोस्त यहाँ से प्रॉपर आप प्रूव कर सकते हो कि जब सिस्टम वर्क करेगा तो वो पॉजिटिव वर्क होगा हमारे लिए, और जब हम सिस्टम पे करेंगे तो वो नेगेटिव वर्क होगा, साइन कन्वेंशन। यहाँ से प्रॉपर साइन कन्वेंशन आप डिसाइड कर सकते हो, ये अभी हम डिसाइड करेंगे, हल्का सा मैंने बोल दिया है। क्लियर, कंप्रेशन में देखा जाए तो दोनों अपोजिट होते हैं। क्लियर, फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अपोजिट होते हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन निकल के आता है, और एक्सपेंशन में दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो कॉस 1 थीटा जो होता है, थीटा 0 हो जाता है, और कॉस 0 से पॉजिटिव हो जाता है, 1 हो जाता है। तो एक्सपेंशन में जो है वो पॉजिटिव वर्क निकल के आता है, एंड कंप्रेशन में नेगेटिव, यानी अपने को सप्लाई करना पड़ेगा, अपने को सप्लाई यानी वर्क ऑन द सिस्टम होगा। ये हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्त, एक एक छोटा छोटा पॉइंट जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी हम लोग लेके चलेंगे। और ऐसा नहीं यहाँ पर आपको कुछ भी मेमोराइज करने की ज़रूरत है। अगर आप कंसिस्टेंट वे में लेक्चर को पूरे फॉलो कर रहे हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि हर एक छोटा छोटा पॉइंट जो भी आपको रिक्वायर्ड है इंटरव्यू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, वो हर एक पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलूँगा दोस्त, तो टेंशन फ्री रहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन जो होती है ऑफ वर्क। थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। देखो थर्मोडायनेमिक का पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन जो होती है वो समथिंग डिफरेंट तरीके से ही बोला जाता है, और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वर्क के डेफिनेशन दो थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर, तो वर्क के डेफिनेशन बताओ थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम वर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम वर्क को डिफाइन करें तो जैसे एक बार मैं पहले स्टेटमेंट आपको पढ़ के समझाता हूँ एंड देन फिर प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, वर्क इज डन बाय द सिस्टम या ऑन इट्स सराउंडिंग।
क्लियर, वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग मीडियम इफ द सोल इफेक्ट, सोल जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर, इफ द सोल इफेक्ट ऑन एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द मीडियम, एक्सटर्नल टू द सिस्टम, क्लियर, एक्सटर्नल टू द सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, could have been equivalent to the raising of the weight, raising of the weight, यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी सिस्टम के थ्रू वर्क डन तब होगा, या हम वर्क डन सिस्टम का तब बोलेंगे जब उसका सोल इफेक्ट जो है, उस सिस्टम का सोल इफेक्ट जो है सिस्टम के बाहर वेट को रेज करने जैसा दिखे। समझो आराम से, कोई एक सिस्टम है, वो सिस्टम वर्क कर रहा है, थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको कब बोलेंगे वर्क डन, कब बोलेंगे, जब सिस्टम के बाहर एक्सटर्नल टू द सिस्टम पूरा का पूरा सोल इफेक्ट, पूरा का पूरा सोल यानी कंप्लीट इफेक्ट इज इक्विवेलेंट टू द रेजिंग ऑफ द वेट, इक्विवेलेंट टू द रेजिंग ऑफ द वेट। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि वो वेट ही उठाए, लेकिन वेट उठाने जैसा होना चाहिए। यानी सिस्टम के कंप्लीट अगर हम बाहर देखें बाउंड्री के, तो जो भी इफेक्ट डेवलप हो रहा है उस इफेक्ट का जो सोल इफेक्ट है, उस इफेक्ट का सोल इफेक्ट जो है वो बाहर सराउंडिंग में, बाहर सराउंडिंग में इक्विवेलेंट होना चाहिए टू द रेजिंग ऑफ द वेट, रेजिंग ऑफ द वेट। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पर मान लो सपोज हम लोग देखें ये मोटर और ये पूरा, ये नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में हम लोग देखेंगे। मान लो सपोज बैटरी को मैं मान लूँ कि ये हमारा जो है सिस्टम है, क्लियर, और ये सिस्टम की बाउंड्री है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पास करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिकल वर्क को जो है वो हम मोटर को दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क जो है हम मोटर को दे रहे हैं, मोटर से सॉफ्ट पावर जनरेट हो रही है, सॉफ्ट पावर, और इससे हमारी पुली कनेक्टेड है, एंड पुली जो है रोटेट हो रही है, तो पुली से स्ट्रिंग कनेक्टेड है और स्ट्रिंग से एक वेट कनेक्टेड है, तो वेट जो है ये ऊपर की तरफ जो है वो रेज हो रहा है, रेजिंग ऑफ द वेट, रेजिंग ऑफ अ वेट। तो सिस्टम के बाहर जैसे ये जो है ये बैटरी अपनी सिस्टम हो गई और ये बाउंड्री हो गई, और ये बाहर जो है वो एक्सटर्नल मीडियम हो गया, जैसे बाहर जो है ये एक्सटर्नल मीडियम हो गया। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो बैटरी का जो सोल इफेक्ट है, इस बैटरी का जो सोल इफेक्ट है, इस बैटरी का जो सोल इफेक्ट है, वो सोल इफेक्ट क्या है, टू रेज द वेट, क्लियर, वेट को जो है वो रेज करना। इस बैटरी का जो सोल इफेक्ट है दोस्त, वो हमारा वेट को रेज करना है। आराम से समझो, जल्दी नहीं है। ये जैसे आपकी बैटरी है, बैटरी को मान लिया कि आपने कि ये हमारा जो है वो सिस्टम है। अगर बैटरी सिस्टम है तो बाउंड्री के बाहर जो इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं जो मोटर में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिकल वर्क जो है वो हम मोटर को सप्लाई कर रहे हैं। अब ये वर्क, इलेक्ट्रिकल का जो इफेक्ट है, ये वर्क कब कहलाएगा, देखो जब जो है इसका सोल इफेक्ट जो है रेजिंग ऑफ द वेट के बराबर होती है, ये मोटर हो गई, तो मोटर चल रही है इलेक्ट्रिकल पावर से, एंड मोटर से हमारा सॉफ्ट पावर जनरेट हो रहा है, सॉफ्ट में पुली माउंटेड है, तो पुली हमारी रोटेट हो रही है, पुली पे स्ट्रिंग हमारी अरेंज है, और स्ट्रिंग से हमारा जो है वो वेट जो है वो फिक्स है। तो जैसे ही पुली रोटेट हुई, वेट जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो रेज होने लगा, वेट जो है ऊपर की तरफ रेज होने लगा, और वेट रेज हुआ तो हमने ये बोला कि बैटरी का जो सोल इफेक्ट है इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल वर्क का, वो रेजिंग द वेट उसके इक्विवेलेंट है। इसका मतलब जो है वो बैटरी कुछ ना कुछ थर्मोडायनामिक वर्क जो है वो परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क जो है थर्मोडायनामिक वर्क की कैटेगरी में आ जाएगा, ये वर्क परफॉर्म करे। सेम यहाँ पर भी डायग्राम में है, क्लियर। यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वर्क बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पर अगर हम लोग बाउंड्री देखें तो यहाँ पर सपोज ये अपनी बाउंड्री हो गई। यहाँ पर सिस्टम में अगर देखा जाए, यहाँ पर ये सब अभी नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगा सिस्टम की चॉइस। अब सिस्टम में हमने बैटरी और जो है वो मोटर ले लिया। अब यहाँ बाउंड्री पे को क्या कौन क्रॉस कर रहा है, यहाँ बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है सॉफ्ट वर्क, सॉफ्ट वर्क बोल सकते हैं, या डेट शुड बी इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर अब बाउंड्री को जो है वो मैकेनिकल वर्क जो है ये क्रॉस कर रहा है, मैकेनिकल वर्क क्रॉस कर रहा है। और मैकेनिकल वर्क जैसे ये पिस्टन, यहाँ पुली है, यहाँ से एक वेट आप अरेंज कर दो, पुली लगा दो, या वो रोटेट कर रहा है, क्लियर, तो यहाँ पर ऐसे पुली बांध के ये पुली हमारी ऊपर रेस होने लगेगी, ये पिस्टन ऊपर रेस होने लगेगा, ये फिर से जो है वो ऊपर जो है वो रेजिंग इफेक्ट आपको दिखने लगेगा, रेजिंग इफेक्ट। तो यहाँ से आप फिर से बोल सकते हो कि इस बैटरी के इफेक्ट से, इस बैटरी और मोटर के इफेक्ट से जो कंबाइंड इफेक्ट है, ये रेजिंग ऑफ द वेट, ये हमारा एक्सटर्नल टू द मीडियम है, मीडियम के एक्सटर्नल जो है ये इक्विवेलेंट है टू रेजिंग द वेट, एक्सटर्नल है टू रेजिंग द वेट। तो यहाँ से ये समझ में आता है क्या
क्लियर। तो यहाँ से आपका थर्मोडायनामिक वर्क निकल के आ जाएगा, यहाँ से जो है वो थर्मोडायनामिक वर्क निकल के दोस्त आ जाएगा। ये थर्मोडायनामिक वर्क आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा, थर्मोडायनामिक वर्क। क्लियर। तो आज की जो क्लास है वो फिर यहीं पर रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर। क्योंकि जैसे एक लंबी क्लास हो जाएगी, फिर एक जैसे पहले वाली 2 आवर की क्लास हो गई थी, तो ये जैसे 1 आवर के आसपास अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है वो अगेन फिर से 2 या 2.5 आवर के आसपास देख लेंगे, तो पूरा बैलेंस होके ये चलता रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा क्रूसियल है, नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, अदरवाइज बहुत कुछ आप जो है वो लॉस कर जाओगे। क्लियर। फिर सब्जेक्ट का रिदम आपका बनेगा नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और वो एग्जाम और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्रूसियल है। क्लियर। चलते हैं फिर। एंड दोस्त लाइक एंड शेयर, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, ये हम्बल रिक्वेस्ट है। कुछ लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं दोस्त, आप देख लेते हो, आपका मतलब जैसे मैक्सिमम एडवांटेज हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते रहिए, जिससे कि ऑन कमेंट नीचे बॉक्स में कमेंट भी देते जाइए। क्लियर। जैसे अपने को थोड़ा मोटिवेशन और एक आइडिया लगता हुआ चले कि कैसे अपने को प्लान करना है। क्लियर। चलिए, तो आज की क्लास जो है फिर यहीं पर हम लोग बाइंड अप करते हैं। एंड जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, ये मेल आईडी एंड व्हाट्सअप नंबर है, इस पर अगर आप मुझे मेल या व्हाट्सअप करते हो, तो ये जो भी स्लाइड्स हैं ये मैं आपको पूरा शेयर करता हुआ चलूँगा। क्लियर। पूरी स्लाइड जो है आपको शेयर करता हुआ चलूँगा। ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको जो है लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आएगा। क्लियर। तो बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू एंड अगेन लेट्स क्रैक गेट एंड एससी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा क्रूसियल है, एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।